नमस्कार। क्या कभी सोचा है कि कोई भी भारतीय राज्य आखिर काम कैसे करता है? आज हम इसी की तह तक जाएंगे। इस पूरी मशीन को खोलकर देखेंगे और पता लगाएंगे कि असली पावर आखिर है किसके पास। देखिए, ये सवाल सिर्फ किताबी नहीं है। इसका जवाब हमें सेंटर और स्टेट मतलब केंद्र और राज्य के बीच पावर का जो नाजुक बैलेंस है ना, उसे समझने में मदद करेगा। तो चलिए पता लगाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एकदम टॉप से, राज्य के संवैधानिक प्रमुख यानी गवर्नर से। तो संविधान के हिसाब से गवर्नर ही राज्य के एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं। मतलब ये कि कागजों पर राज्य के जितने भी बड़े फैसले हैं वो सब उन्हीं के नाम पर लिए जाते हैं। लेकिन क्या असलियत में भी ऐसा ही होता है? अब यहाँ कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। गवर्नर को राज्य के लोग तो चुनते नहीं हैं, तो फिर सवाल ये उठता है कि उन्हें ये पद देता कौन है। और ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है, क्योंकि इसका जवाब ही सेंटर और स्टेट के रिश्ते को तय करता है। तो देखते हैं इसका जवाब क्या है। और जवाब है भारत के राष्ट्रपति। जी हाँ, आर्टिकल 155 के तहत प्रेसिडेंट ही गवर्नर को अपॉइंट करते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि गवर्नर राज्य में केंद्र सरकार के प्रतिनिधि होते हैं। और हाँ, इस पद के लिए तजुर्बे को काफी महत्व दिया जाता है। गवर्नर बनने के लिए जो मिनिमम एज है वो है 35 साल। ये उम्र, जैसा कि हम आगे देखेंगे, एक एमएलए बनने की उम्र से कहीं ज्यादा है। अब गवर्नर के पास एक बहुत ही शक्तिशाली और कह सकते हैं कि अक्सर विवादों में रहने वाली पावर होती है। वो है आर्टिकल 356 के तहत राज्य में प्रेसिडेंट्स रूल यानी राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना। सरकारिया कमीशन ने भी ये कहा था कि इसका इस्तेमाल बहुत ही दुर्लभ, मतलब एकदम एक्सेप्शनल केसेस में ही होना चाहिए, क्योंकि ये सीधे सीधे जनता की चुनी हुई सरकार को सस्पेंड कर देता है। चलिए अब बात करते हैं सरकार के उस हिस्से की जो सीधे सीधे जनता की आवाज है, यानी विधानमंडल, जो राज्य के लिए कानून बनाती है। देखिए, ज्यादातर राज्यों में एक ही सदन होता है, विधानसभा, जहां हमारे चुने हुए एमएलएस बैठते हैं। लेकिन देश में 6 राज्य ऐसे भी हैं जहां एक दूसरा अपर हाउस भी है, जिसे विधान परिषद कहते हैं। वैसे विधानसभा ज्यादा पावरफुल होती है क्योंकि उसके सदस्य सीधे जनता चुनती है। वहीं विधान परिषद एक तरह की परमानेंट बॉडी है जिसके सदस्य इनडायरेक्टली चुने जाते हैं। इन पदों के लिए उम्र की शर्त भी अलग-अलग है। एक एमएलए बनने के लिए कम से कम 25 साल का होना जरूरी है, एमएलसी के लिए 30 और जैसा कि हमने पहले देखा, गवर्नर के लिए 35 साल। ये एक तरह से तजुर्बे के बढ़ते लेवल को दिखाता है। ये है वो 6 बड़े राज्य जहां आपको 2 सदन वाला विधानमंडल मिलेगा। इसके पीछे सोच ये है कि दूसरा सदन यानी विधान परिषद कानूनों पर एक बार और सोच विचार करने का मौका देता है, एक तरह का सेफ्टी चेक। हालांकि कुछ लोग ये भी मानते हैं कि इससे कानून बनाने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। तो ठीक है, हमारे पास एक फॉर्मल हेड हो गए, गवर्नर, और कानून बनाने वाले भी हो गए, एमएलएज। लेकिन असल में सरकार चलाता कौन है? रोजमर्रा के फैसले कौन लेता है? चलिए अब बात करते हैं कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव की। तो ये हमें वापस हमारे पहले सवाल पर ले आता है कि अगर गवर्नर सिर्फ नाम के प्रमुख हैं, तो फिर असली एग्जीक्यूटिव पावर किसके हाथ में है? कौन है राज्य का असली बॉस? असली पावर होती है मुख्यमंत्री और उनके मंत्री परिषद यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास। यही वो टीम है जो राज्य के लिए नीतियां बनाती है, बजट बनाती है और सारे जरूरी एडमिनिस्ट्रेटिव फैसले लेती है। हाँ, टेक्निकली मुख्यमंत्री को अपॉइंट तो गवर्नर ही करते हैं, पर ये उनकी पर्सनल चॉइस नहीं होती। उन्हें उसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाना पड़ता है जिसके पास विधानसभा में मेजॉरिटी का सपोर्ट हो, यानी जो पार्टी या गठबंधन चुनाव जीता है उसी का नेता। तो अब सवाल ये है कि ये सारे हिस्से, गवर्नर, एमएलए, काउंसिल, मिलकर अपना सबसे जरूरी काम यानी कानून बनाने का काम करते कैसे हैं? आइए इस प्रोसेस को समझते हैं। एक बिल से कानून बनने का सफर मोटा मोटा इन 4 स्टेप्स से गुजरता है। पहले बिल को सदन में लाया जाता है, फिर उस पर बहस होती है और उसे पास किया जाता है, और आखिर में गवर्नर के साइन के बाद वो कानून बन जाता है। हाँ, ये कहने में जितना आसान लग रहा है उतना है नहीं। हर स्टेप पर खूब बहस और चर्चा होती है। लेकिन एक खास मामला है मनी बिल्स का, यानी पैसे से जुड़े कानूनों का। इनके लिए एक स्पेशल रूल है। इन्हें सिर्फ और सिर्फ विधानसभा में ही पेश किया जा सकता है।
ये रूल सीधे तौर पर चुने हुए सदन को राज्य के खजाने पर पूरा कंट्रोल देता है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भारत में राज्यों के अलावा एक और तरह की एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट भी है, यूनियन टेरिटरीज, यानी केंद्र शासित प्रदेश। जैसा कि नाम से ही साफ है, यूनियन टेरिटरीज पर सीधे केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का शासन होता है। राज्यों की तरह इनकी अपनी ऑटोनमस सरकार नहीं होती और यही बात इन्हें राज्यों से बिल्कुल अलग बनाती है। तो बेसिक डिफरेंस ये है, राज्यों का केंद्र के साथ एक फेडरल रिश्ता होता है, मतलब उन्हें अपने फैसले लेने की आज़ादी यानी ऑटोनॉमी होती है। वहीं दूसरी तरफ यूनियन टेरिटोरीज पर केंद्र का सीधा कंट्रोल होता है। पर इसमें भी एक छोटा सा ट्विस्ट है, सारे यूनियन टेरिटरीज एक जैसे नहीं हैं। दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर जैसे कुछ एक्सेप्शंस हैं जिनकी अपनी चुनी हुई विधानसभा और सरकार होती है। ये उन्हें राज्यों और यूटीज के बीच का एक तरह का हाइब्रिड मॉडल बना देता है। तो आखिर में हम ये कह सकते हैं कि राज्य सरकार की ये जो पूरी बनावट है, ये ऑटोनॉमी और अकाउंटेबिलिटी यानी स्वायत्तता और जवाबदेही के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश है। एक तरफ राज्य के पास अपने मामले चलाने की पावर है, तो दूसरी तरफ केंद्र की निगरानी भी है और जनता के प्रति जवाबदेही तो है ही। ये एक बहुत ही जटिल संतुलन है जो हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती को दिखाता है।